नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो सीरीज़ चला रखी है, जिसके अंतर्गत हम आपको पूरा NCERT निचोड़ दिखा रहे हैं, उसके अंतर्गत NCERT हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम NCERT हिस्ट्री के चैप्टर क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3, 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसमें प्रथम बिंदु है कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। तो 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया तथा इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। अगला बिंदु इसमें है कि कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मेदार सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाने जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि जब स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि स्थायी बंदोबस्त को 1793 में कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला बिंदु देखते हैं, महाल क्या था। महाल ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व की इकाई थी। तो महाल जो था वह ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव के एक समूह के रूप में देखा जाता था। अगला बिंदु है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो आज के उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल कहा जाता था, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इसमें इस राजस्व का स्थायी रूप से तय नहीं किया जाता था, बल्कि उसमें समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो महालवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत में लागू की गई थी तथा इसे हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने लागू किया था तथा इसको महालवाड़ी व्यवस्था भी कहते थे। तथा इसमें जो राजस्व इकट्ठा करने का काम था वह जमींदार नहीं करते थे, बल्कि गाँव के मुखिया करते थे। अगली व्यवस्था है मुनरो व्यवस्था। देखते हैं मुनरो व्यवस्था क्या है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया गया। वहाँ जो नई व्यवस्था अपनाई गई उसे रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में लागू किया। तो मुनरो व्यवस्था में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसे ब्रिटिश नियंत्रण के दक्षिण भारतीय इलाकों में लागू किया गया था। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है तथा इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा गया। तथा इसके लागूकर्ता कौन कौन से थे? थॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड। अगला बिंदु इसमें देखते हैं, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि नील का पौधा कैसा होता था, वह उष्णकटिबंधीय होता था, यह पूछा जाता है। अगला इसी बिंदु है कि 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादकों कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। 13वीं शताब्दी तक नील का इस्तेमाल यूरोप में होने लगा था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा यूरोप बाजार में पहुँचती थी। उसकी कीमत बहुत ऊँची थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। चूँकि नील की कीमत बहुत महंगी थी तथा मात्रा भी बहुत कम यूरोप पहुँचती थी, इसलिए जो यूरोप में नीला रंग बनाया जाता था वो वोड नामक शीतोष्ण पौधे से बनाया जाता था। तथा वोड जो इसमें मैंने बताया कि वोड जो था वह शीतोष्ण क्षेत्र का पौधा था। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजाना और फीका होता था। यह इंपॉर्टेंट बात है कि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजाना और फीका होता था। अगला बिंदु है कि नील की खेती को 2 मुख्य तरीके से किया जाता था, निज और रैयती। तो नील की खेती 2 प्रकार की जाती थी, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। निज खेती में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील की खेती करते थे। तथा रैयती व्यवस्था में रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक सट्टा करते थे या अनुबंध करते थे। तथा इसमें जो कर्जा लेने वाले रैयत होते थे उनको अपनी कम से कम 25% भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। तो रैयत व्यवस्था में कम से कम 25% भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अगली व्यवस्था है नील विद्रोह। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। तो नील विद्रोह लगभग मार्च 1859 में बंगाल के आसपास वाले क्षेत्रों में फैला था। चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब हम अगले चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की परिकल्पना।
इसमें प्रथम बिंदु है कि 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गाँवों में घूमते देखा गया। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं, वह सारी बीमारियाँ दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरों को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनकी दीकुओं किसे कहते हैं, बाहरी लोग, तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। दीकू किसे कहते थे, बाहरी लोगों कहते थे। तो बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उन्हें समस्याओं से दूर करने आया है। तथा इसी में अगला बिंदु है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो बिरसा का जो जन्म है वह मुंडा परिवार में हुआ था। तो मुंडा जो है वह जनजाति परिवार है, कहाँ का, छोटा नागपुर का, जो छत्तीसगढ़ में है। अगला बिंदु है कि झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। झूम खेती घुमंतु खेती कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। चलिए अगले बिंदु को देखते हैं। इसमें पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो कुछ आदिवासी इसमें कौन कौन से जानवर पालते थे वो बताया गया है। तो पंजाब के जो आदिवासी पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर होते थे और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समूह जो होते थे वह गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिया थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़ेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। बेवड़ क्या था? मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द क्या था? वह बेवड़ था। तो मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती वाले इस्तेमाल होने के लिए कौन सा शब्द यूज होता था? बेवड़। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला था, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन ली गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना पड़ता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही थी। तो इसमें आदिवासियों के जब ब्रिटिश काल में आदिवासियों की क्या दशा हो गई थी यह बताया गया है कि आदिवासियों के कामकाज और अधिकार में काफ़ी बदलाव हो गए थे। अगला बिंदु है कि अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों का राज्य की संपत्ति घोषित कर लिया था। तो अंग्रेज़ों ने जहां आदिवासी रहते थे उन जंगलों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था तथा जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था, न कि आदिवासियों की। अगला बिंदु है कि कुछ आदिवासी संग्राम जो हुए थे वह बताया गया है कि 1906 में सोंग्रम संग्राम हुआ था जो असम में था और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह विद्रोह था। तो 1906 में जो विद्रोह हुआ था वह असम का सोंग्रम विद्रोह हुआ था तथा 1930 में वन सत्याग्रह हुआ था। अगला बिंदु है कि वर्तमान झारखंड के स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। उस समय वर्तमान झारखंड में स्थित जो हजारीबाग है उसके आसपास रहने वाले संथाल जाति के लोग रेशम के कीड़े पालते थे। अगला बिंदु है कि 1831 से 32 में कोल विद्रोह आदिवासियों ने किया था और 1855 में संथाल ने बगावत की थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ था वह आदिवासियों विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसलिए ये डेट आप ये सन याद कर लीजिए कि 1855 में संथाल ने बगावत की थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो हुआ था 1910 में हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में वारली विद्रोह हुआ था। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इस तरह का विद्रोह था। अगला बिंदु इसमें, चलिए इस चैप्टर में इतना ही। अब हम अगले चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5, जिसमें नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इसमें प्रथम बिंदु है कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो 1849 में डलहौजी ने यह ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कोई भी जो अगला बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा तथा दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होगा। तो 1856 में कैनिंग कहा कि जो बहादुर शाह जफर है वह आखिरी मुगल बादशाह होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि गाँवों में किसान और जमींदारी भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। तो इसमें यह बताया गया है कि जो 1857 का संग्राम हुआ था वह किन किन कारणों से हुआ था। तो उसमें जो किसान और सिपाही थे उस किसानों के क्यों कारण था कि गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। तथा अब इसमें देखते हैं कि सिपाहियों का क्या रोल था। तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। तो उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार जाना नहीं मानते थे, धर्म के खिलाफ मानते थे।
उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा, जो आधुनिक म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने की एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। चलिए अगला बिंदु इसमें देखते हैं। अगला बिंदु इसमें है कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी पुस्तक माझा प्रवास। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि माझा प्रवास किताब किसने लिखी थी, तो वह विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी तथा इसमें 84 नियमों की सूची के बारे में बताया गया है। इसमें इन्होंने कहा था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों का धर्म नष्ट करने पर आमादा है तथा उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। माझा प्रवास बुक के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, तथा इसमें इन्होंने 84 नियमों की सूची बताई है। अगला बिंदु है कि सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखा था, जो कि था सिपाही से सूबेदार तक, तथा इसको नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अगला बिंदु है 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर के चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया तथा उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया तथा उसके बाद 85 सिपाहियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया था 9 मई 1857 को। अगला बिंदु इसी में है कि 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया था, जो 85 सिपाहियों को बंद किया गया था, तथा यहीं से 1857 की संग्राम की शुरुआत होती है। अगला बिंदु इसमें है कि बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने से तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। तो 1857 के संग्राम में जो बादशाह बहादुर शाह जफर था, वह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ करने को तैयार नहीं था, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित ही कर दिया। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर 2-2 हाथ करने के लिए तैयार नहीं थे, वह डर रहे थे, लेकिन सिपाहियों ने जबरन उनको अपना नेता घोषित ही कर दिया। अगला बिंदु है स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों के शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र का नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो लखनऊ का नया नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कद्र को घोषित किया गया था। अगला बिंदु देखते हैं। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। तो बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को युद्ध समाप्ति के बाद, जो संग्राम समाप्ति के बाद रंगून जेल में भेज दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला बिंदु इसमें देखते हैं क्या है। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए 1857 की क्रांति बाद, वो देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति जब जीत ली, उन्होंने दबा दिया क्रांति को, तो क्या क्या बदलाव हुआ। इसमें पहला बदलाव है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामले को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था। ईस्ट इंडिया की मतलब पूरी ताकत जो थी वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन में संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो क्या कहा गया, 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो भारत के गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसे अब वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी के निजी प्रतिनिधि का घोषित कर दिया गया। तो वायसराय का क्या अर्थ होता था कि इंग्लैंड के राजा रानी जो होते थे, उनका निजी प्रतिनिधि। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अगला बदलाव जो हुआ
कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको पूछा जाता है पेपर में, कथन में। तथा चौथा बदलाव जो हुआ था कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तथा अगला जो बदलाव हुआ था कि अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करेंगे तथा सम्मान करेंगे। तथा जो लास्ट बदलाव हुआ था कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करते तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थापित देने के लिए नई नीतियाँ बनाई गई। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर को, जो लास्ट चैप्टर है आज के सेशन का, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे कि बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इसमें देखते हैं प्रथम बिंदु क्या है। तो इसमें प्रथम बिंदु है कि यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा था वह सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े को मसलिन या मलमल कहते थे। तो इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़े क्या कहते थे? मसलिन कहते थे। तो मसलिन का क्या अर्थ होता था, या पेपर पूछा जाता था, मलमल होता है तथा यह सूती कपड़ा से संबंधित शब्द है। अगला बिंदु इसी में है कि जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। तो पहली बार पुर्तगाली जब वास्को डिगामा आया था तो वह केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते थे। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। चूँकि कालीकट से लगभग मिलता जुलता शब्द था तो वे कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो इसी कारण बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। अगला बिंदु है कि पीस गुड्स किसे कहते थे? तो जो पीस गुड्स होता था वह यूरोपीय व्यापारी के कपड़े होते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबे और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो पीस गुड्स 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। अगला बिंदु एक जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे। इनकी रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। सही चित्र तो इसमें बना नहीं है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, कि स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। तो जामदानी जो था वह एक तरह का बारीक मलमल का होता था तथा इसका रंग प्रायः सलेटी और सफ़ेदी होता था तथा इस पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था। तथा बंगाल के स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत में स्थित लखनऊ जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। अगला बिंदु है कि बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छपेदार गुलबंद से किया जाता था। तो बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द का रूपांतरण था। तो यह शब्द जो था वह हिंदी के बांधना शब्द का ही इंग्लिश रूपांतरण था। बंदाना जो बांधना शब्द से ही मिलता जुलता शब्द था। अगला बिंदु है कि 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। तो 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन हो गए थे इंग्लैंड के व्यापारी। तो उन्होंने इसका विरोध किया तथा इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया। तो इसी कारण से 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में जो सूती कपड़े भारत से आते थे उसको पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित किया, जिसका क्या नाम था? कैलिको अधिनियम था। इसको कैलिको अधिनियम नाम से जाना गया। अगला बिंदु है कि स्पिनिंग जेनी क्या थी। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। तो यह कपास मिल से संबंधित था। स्पिनिंग जेनी जो यह था मशीन, यह कपास निर्माण से संबंधित थी। अगला बिंदु देखते हैं कि बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। तो बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के प्रसिद्ध थे। अगला बिंदु देखते हैं, ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादक पर कई तरह के असर पड़े। पहला असर क्या था कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड के कपड़े का निर्यात मुश्किल होता था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। तो ब्रिटिश में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? पहला ये प्रभाव पड़ा कि अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से बने कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़ों का निर्यात मुश्किल होता था। भारत से इंग्लैंड के कपड़ों का निर्यात मुश्किल हो जाता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। अगला बिंदु क्या है कि औरंग क्या है। औरंग फारसी भाषा में गोदाम कहा जाता है। तो गोदाम को फारसी भाषा में औरंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि
कि फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है, वह आवरांग कहा जाता है। अगला बिंदु देखते हैं कि भारत में पहली सूती मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। भारत में पहली सूती मिल 1854 बम्बई में स्थापित हुई या कताई मिल थी। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि पहली सूती मिल भारत की कहाँ स्थापित हुई, वह 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। तथा इसी में अगला बिंदु है कि अहमदाबाद में पहली कारखाना 1861 में खुला। तो अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खुला तथा अगले ही साल संयुक्त प्रांत में कानपुर में 1862 में कारखाना खुला था। तो 1854 में पहली मिल स्थापित हुई बम्बई में तथा 1861 में अहमदाबाद में स्थापित हुई तथा 1862 में संयुक्त प्रांत के कानपुर में स्थापित हुई। अगला बिंदु है प्रगलन किसे कहते थे। तो चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातुओं तैयार करने या धातु की बनी चीज़ों को पिघलाने की प्रक्रिया जिसमें कोई नई चीज़ बनाई जा सके प्रगलन कहते थे। तो प्रगलन में बहुत ऊंचे तापमान पर धातु या मिट्टी आदि चीज़ों को गलाया जाता था। तो प्रगलन इसे ही कहते थे। अगला बिंदु है कि टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि टीपू सुल्तान की मूठ की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए थे। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु है कि इसी तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। जो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वह बहुत धारदार थी तथा यह तलवार का यह गुण जो था वह कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। तो वुड्स नामक जो स्टील था वह पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड जो स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा हुई थी। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि वुड्स नामक स्टील जो था वह दक्षिण भारत में बनाया जाता था। तो इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बहुत सूक्ष्म कणों से पैदा हुई थी। अगला बिंदु है कि वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। तो वुड्स जो शब्द था वह असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखते हैं इसमें। एक दिन कई घंटों तक जंगलों की खाक छानने के बाद इसमें बताया गया है कि भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ। जमशेदजी टाटा के बारे में बताया गया है। तो एक दिन कई घंटों तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी टाटा जो थे एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। इसको ध्यान रखिएगा, ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से ले आए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर के बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। तो जब वेल्ड और दोराबजी टाटा अगरिया समुदाय के लोगों से मिले तो उनसे पूछा कि वे अयस्क कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। तो वो पहाड़ी कौन सी थी? वह रजहारा पहाड़ी थी तथा रजहारा पहाड़ी जो थी वह दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश शुरू जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की थी। तो अगरिया समुदाय के लोग ने ही लौह अयस्क ढूंढने में मदद की थी। यह इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर में आता है। और जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र का अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद स्वर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। तो जमशेदपुर का जो निर्माण किया गया था उसमें अगरिया समुदाय के लोगों ने मदद की थी। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ स्वर्णरेखा नदी से पानी भी उपड़ता तथा इसमें सोने के कण भी मिलते हैं स्वर्णरेखा नदी में। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। तो टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में हुई स्वर्णरेखा नदी किनारे तथा 1912 में स्टील का उत्पादन भी यहाँ होने लगा था। तथा टिस्को की स्थापना में किसने मदद की थी, किस समुदाय ने? तो अगरिया समुदाय के लोगों ने मदद की थी। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज के सेशन में इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दी गया है उसको फॉलो करिए। तो चलिए अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।